हेलो एंड वेलकम गाइस। दोस्तों, पार्ट 3 ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पार्ट के अंदर हम देखने जा रहे हैं। डीके गोयल को मैं रेफ़र कर रहा हूँ। आपके पास ये बुक हो तो क्वेश्चन नंबर 35 आप देख लीजिएगा। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही मैं यहाँ पर कवर करने जा रहा हूँ पार्ट 3 के अंदर, जो एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। दोस्तों, यदि ये क्वेश्चन कर डाले, आपने कर लिए, मेरे साथ प्रैक्टिस कर लिए, समझ लिया है कि कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चंस के साथ, तो भाई 7 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। इसलिए ये क्वेश्चंस आप साथ में बैठकर कर लीजिएगा मेरे साथ, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। पार्ट 3 के अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आपने ये कर लिया तो ये मोर देन सफिशिएंट होगा। दोस्तों, यहाँ पर डीके गोयल में अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस पर आप आ सकते हैं। एक क्वेश्चन ऊपर, एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपको मैच कर लेना है, ठीक है। मैंने बुक भी आपके स्क्रीन पर शो हो रही है, ठीक। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अजंता लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017 प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। अजंता लिमिटेड करके क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्या दे रखी है बैलेंस शीट? बच्चों ध्यान से समझना मेरे साथ। बैलेंस शीट में दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। लास्ट ईयर 2016 में, बच्चों कई बार बच्चे इस तरह से रीड करते हैं आगे पीछे 16-17, पर ये ध्यान रखिएगा, अब 16 बाद में दिया हुआ है, 17 करंट ईयर पहले दिया हुआ है। तो 10 लाख थी, अभी भी 10 लाख है कैपिटल। बच्चों ध्यान से समझना। रिजर्व एंड सरप्लस लास्ट ईयर 1,20,000 था, अभी बच्चों ये हो गया है 2,40,000। इसके लिए नोट नंबर दिया हुआ है, तो नोट नंबर में क्या दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं अपन। ये देखो बच्चों, नोट नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है और बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, और दूसरे रिजर्व भी हो सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में। बच्चों जनरल रिजर्व जो था 1,20,000 था, अभी भी 1,20,000 है, बट स्टेटमेंट ऑफ P&L का जो बैलेंस है, ये बैलेंस शीट में जो बैलेंस था वो 0 था लास्ट ईयर, अभी 1,20,000 है। इसका मतलब सारा का सारा प्रॉफिट 1,20,000 इस साल जो हुआ है आफ्टर एप्रोप्रिएशन। मैंने पार्ट 2 के अंदर एप्रोप्रिएशन, बिफोर एप्रोप्रिएशन, आफ्टर एप्रोप्रिएशन आपको समझा रखा है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 4 चीज़ें एप्रोप्रिएशन के रूप में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से एप्रोप्रिएट की जाती है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है बच्चों, वो बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होता है। तो ये वो वाला प्रॉफिट है जो बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हुआ है। मैं एक बार और आपको कॉपी में समझा देता हूँ, ध्यान देना बच्चों। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे लास्ट में सभी एक्सपेंसेस चार्ज करने के बाद, सभी इनकम्स चार्ज करने के बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है बच्चों। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देखिए ध्यान से समझिएगा, बिफोर टैक्स। अब बच्चों ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, इसको मैंने आपको समझाया था कि मैं इसे P&L एप्रोप्रिएशन के थ्रू डील करूंगा, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन, ये बिफोर टैक्स जो है मैंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स। में शॉर्ट में लिख देता हूँ इसको, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब बच्चों इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से 4 चीज़ें एप्रोप्रिएट की जाती है, जैसे कि प्रोविज़न फॉर टैक्स। बच्चों प्रोविज़न फॉर टैक्स इसमें से ट्रांसफ़र किया जाता है। बच्चों प्रपोज्ड डिविडेंड, इसको ध्यान से समझना बच्चों। प्रपोज्ड डिविडेंड की मैं बात कर रहा हूँ ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का ही क्यों लेते हैं, उसके पीछे भी रीज़न है, अभी बताता हूँ। और बच्चों एक होता है इंटेरिम डिविडेंड, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड तो करंट ईयर का ही होता है बच्चों। ये प्रपोज भी करंट ईयर में होता है और अप्रूव एंड डिक्लेयर भी करंट ईयर में होता है। शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है इंटरिम डिविडेंड के लिए, इसलिए इसी साल प्रपोज हुआ और इसी साल पे कर दिया जाता है, यानी नेट कैश आउटफ्लो इसका इसी साल होता है। बट प्रपोज डिविडेंड का प्रीवियस ईयर का क्यों लेते हैं बच्चों? एक बात समझना, जब प्रीवियस ईयर के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मीटिंग करी, मतलब जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, लास्ट उससे पहले वाले साल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मीटिंग करी और उसके अंदर बच्चों कंपनीज एक्ट का सेक्शन 123 बना हुआ है। वो कहता है कि डिविडेंड उन्होंने क्या किया, डिविडेंड बच्चों उन्होंने प्रपोज किया। प्रपोज मतलब प्रस्तावित किया है बच्चों, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। ये डिविडेंड डिक्लेयर कब होगा? जब 31 मार्च तो ख़त्म हो गया सर, 31 मार्च मान लीजिए 22 ये फिनिश हो गया। अब इसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग
2021-2022 की जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी ना बच्चों, ये अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के बाद नेक्स्ट ईयर में होगी। अब नेक्स्ट ईयर में एनुअल जनरल मीटिंग का टाइम क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताऊं, सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने के 6 महीने के अंदर हो सकती है एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब कि अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2020 को क्लोज हुआ है तो 30 सितंबर 2022 तक हो सकती है एनुअल जनरल मीटिंग। तो बेटा करंट ईयर ये वाला है, इसकी अकाउंटिंग हम कर रहे हैं। तो बच्चों यहां पर इस एजीएम के अंदर मान लो, इस एजीएम के अंदर मान लो जो डिविडेंड प्रपोज हुआ था लास्ट ईयर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, वो डिक्लेयर हो गया, वो अप्रूव हो गया, पास्ड कर दिया उसको शेयर होल्डर्स ने एनुअल जनरल मीटिंग में। ठीक है, आप इसको दे सकते हैं। तो बच्चों कैश आउटफ्लो कहां होगा आपका, यहां होगा, मतलब कि 2022-2023 में होगा। उस डिविडेंड के रेस्पेक्ट में कैश आउटफ्लो 22-23 में होगा जो कि प्रपोज 21-22 के अंदर हो चुका है। तो हम अकाउंटिंग मान लीजिए 22-23 की कर रहे हैं, तो उस डिविडेंड के रेस्पेक्ट में कैश आउटफ्लो होगा जो कि 21-22 के अंदर प्रपोज हुआ है। इसलिए बच्चों यहां पर हम लेते हैं प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, क्योंकि पिछले साल में प्रपोज हुआ है, करंट ईयर में डिक्लेयर और पेड होगा। इंटरिम डिविडेंड तो बच्चों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जिस साल प्रपोज किया उसी साल वो पे भी हो जाता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की उससे जरूरत नहीं होती है। तो ये तो करंट ईयर का ही लिया जाता है। बच्चों ध्यान से समझना, एक प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा, लास्ट ईयर का, ये भी लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का, क्योंकि बच्चों 31 मार्च को हम अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। मान लो 31 मार्च 2022 को हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। कॉन्सेप्चुअली समझना बच्चों, समझना इसको, अकाउंट क्लोज कर रहे हैं तो हमें याद है हम पर 30% टैक्स लगता है। ठीक है, तो हमने प्रोविजन बना लिया इसी साल, मान लीजिए हमारी 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, 30% के हिसाब से 30,000 का हमने प्रोविजन बनाकर रख लिया। पर बच्चों ये जो प्रोविजन आपने बनाया है, इसका टैक्स का पेमेंट आप असेसमेंट ईयर में करोगे। असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, नेक्स्ट ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2022 को खत्म होता है, यानी कि 21-22 है, तो असेसमेंट ईयर उसका 22-23 होगा। नेक्स्ट ईयर में वो टैक्स पे होगा। तो बच्चों जो लास्ट ईयर में प्रोविजन आपने बनाया था उसी का पेमेंट आप करंट ईयर में करोगे। इसलिए प्रोविजन फॉर टैक्स जो लास्ट ईयर बनाया था उसका असेसमेंट ईयर में पेमेंट किया जाता है। इसलिए करंट ईयर में लास्ट ईयर के प्रोविजन को ही हम लेके चलेंगे, क्योंकि बट ऑब्वियस है कि लास्ट ईयर जो प्रोविजन बनाया था उसी का पेमेंट हम इस साल करने जा रहे हैं। इस साल जो हम प्रोविजन बनाएंगे उसका पेमेंट नेक्स्ट ईयर में करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स के एग्जाम्पल 2-3 और हैं, थोड़े से समझने वाले हैं, वो लॉजिकल हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, उसके लिए अलग से एग्जांपल्स के साथ डील कर लेंगे बच्चों। पर ये 2, 4, 5 जो बड़े सवाल मैं आपको कराऊं, ये एग्जाम में आपको जाने से पहले कवर कर चलने हैं विद लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग के साथ। ठीक है, प्रपोज्ड प्रोविजन फॉर टैक्स लास्ट ईयर का लेना है बच्चों, लास्ट ईयर का लेना है। प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर का लेना है। इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का लेना है बच्चों। और कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट बच्चों आप ट्रांसफर कर देते हो टू जनरल रिजर्व। ठीक है, तो इससे भी प्रॉफिट कम हो जाते हैं, ये भी अप्रोप्रिएशन है। तो बच्चों ये 4 अप्रोप्रिएशन है। ये प्रीवियस ईयर में क्या क्या लेना आपको, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का लेना बच्चों, और प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये तो इसी साल होगा। इसके बाद जो बचता है बच्चों वो होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, NPAT, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या फिर इसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन बच्चों, प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन। और बच्चों इसका एक नाम और है ना, इसका एक नाम और है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ये चीज बच्चों बहुत ध्यान से रखना आप। ठीक है, ये वाला पैसा है जो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा। तो हमने जो क्वेश्चन में देखा है बच्चों उसको देख लेते हैं वापस से बच्चों। बैलेंस शीट में प्रॉफिट ट्रांसफर कितना हुआ, 1,20,000। तो ये आफ्टर एप्रोप्रिएशन है, मतलब वो चारों एप्रोप्रिएशन को कंसिडर करने के बाद वाला प्रॉफिट है। पर बच्चों एडजस्टेबल प्रॉफिट तो क्या होता है, एडजस्टेबल प्रॉफिट तो ये होगा बच्चों नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके अंदर ही नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम को ऐड करेंगे, नॉन एडलेस करेंगे। ठीक है, इसमें एडजस्टमेंट करना है। तो बच्चों यहां से यहां पहुंचने के लिए, यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 4 एप्रोप्रिएशन है इसके अंदर जोड़ देने होंगे।
ये 4 अप्रोप्रिएशन इस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जोड़ दिए जाएंगे। इन चारों में से चारों भी हो सकते हैं, 1-2 भी हो सकते हैं, जो भी होंगे वो हम जोड़ देंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो टोटल होगा वही इसका टोटल होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही यहां से आया होगा, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और ये अमाउंट दोनों सेम है, यानी कि एडजस्टेबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, उसमें हम अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, यहां पर हमने कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिवाइज कर लिया। अब सवाल की तरफ चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में हमें वो 4 चीजें ढूंढनी है जो 1,20,000 के अंदर 1,20,000 के अंदर हमें जोड़नी है। पहला तो क्या था बच्चों, पहला था प्रोविजन फॉर टैक्स लास्ट ईयर। तो प्रोविजन फॉर टैक्स कहीं दिया है क्या बैलेंस शीट में, देख लेते हैं। लाइबिलिटी साइड में करंट लाइबिलिटी में होता है, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3 दे रखे हैं। नोट नंबर 2 में चेक करा लेते हैं बच्चों, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल हैं। नोट नंबर 3 में आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स तो नहीं है सर। फिर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, सर ट्रांसफर जनरल रिजर्व में हुआ ही नहीं है, लास्ट ईयर भी 1,20,000 था, अभी भी 1,20,000 है, कोई ट्रांसफर जनरल रिजर्व में नहीं हुआ है। प्रपोज्ड डिविडेंड देख लेते हैं बच्चों। प्रपोज्ड डिविडेंड का पता आपको कहां से चलेगा, ध्यान दीजिएगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन से चलेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई कॉस्टिंग ऑफ असेट्स सेल की गई है जिस पर डेप्रिसिएशन इतना इतना था, ठीक है, और 9% डिबेंचर इशू किए गए, ये 2 एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, यानी कि प्रपोज्ड डिविडेंड भी नहीं है, इंटरिम डिविडेंड भी नहीं है। तो बच्चों चारों एप्रोप्रिएशन आपके नहीं है, तो क्या करोगे आप, कुछ भी ऐड नहीं होगा, यानी कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा। इधर देखिए बच्चों एक बार, ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इसमें एप्रोप्रिएशन चारों एप्रोप्रिएशन में से कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो डेबिट साइड भी एक ही आइटम, क्रेडिट साइड भी एक ही आइटम, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यही हो जाएगा 1,20,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,20,000 है, ठीक है, यहाँ भी टोटल 1,20,000 और ये भी हो जाएगा 1,20,000 एंड अकॉर्डिंगली ये भी हो जाएगा 1,20,000। समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या हो जाएगा 1,20,000, जिसके अंदर हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के। तो अब हम सवाल की शुरुआत कर देते हैं बच्चों। यदि ये चारों एप्रोप्रिएशन आपको मिले तो आप जोड़ दीजिएगा, और नहीं मिले तो आप डायरेक्टली उसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मानकर उसमें एडजस्टमेंट कर लीजिएगा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग के एडजस्टमेंट कैसे करना है, बहुत ही जबरदस्त लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर जाइए, देखिए, उसको रेफर कीजिए। तो ये बना लिया हमने फॉर्मेट बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। 2 ही कॉलम बनाने बच्चों, एक तो डिटेल का और एक आउटर कॉलम का। आउटर कॉलम में हम जानते हैं 3 एक्टिविटी से होने वाले कैश आएंगे, फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, उनका डिटेल कैलकुलेशन अंदर होगा। सबसे पहले लिख देते हैं हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,20,000 बच्चों हमने लिख दिया है इनर कॉलम में। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एडजस्टमेंट बच्चों, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ये एडजस्टमेंट्स आपको करने हैं, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है बच्चों, P&L में जो डेबिट में, यहाँ पर P&L में जो डेबिट साइड में जो एक्सपेंसेस आपने चार्ज किए हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो कैश आउटफ्लो जिससे जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है, उन एक्सपेंसेस को आपको वापस से ऐड बैक कर देना है इस प्रॉफिट में। ठीक है, और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है उन्हें भी आपको ऐड बैक कर देना है। क्यों करना है हम समझ चुके हैं डिटेल एनालिसिस में, पार्ट 2 पार्ट 3 के अंदर, पार्ट 1 और 2 के अंदर। नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हमें लेस कर देना है, क्योंकि इनकम्स प्रॉफिट को बढ़ाती हैं, तो हमें उन्हें लेस कर देना है, और नॉन कैश इनकम को भी हमें लेस कर देना है। ठीक है, ये एडजस्टमेंट हमें करने हैं। आप क्वेश्चन देख लेते हैं, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखिए आप, सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आ जाइए। ड्यूरिंग द ईयर 16-17 है मशीन कॉस्टिंग 50,000, जिस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब आज तक जो भी डेप्रिसिएशन लगा है उसे हम मशीन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, मशीन अकाउंट को हम बुक वैल्यू पर मेंटेन नहीं करते हैं, कॉस्ट पर मेंटेन करते हैं। इसका मतलब ये है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम अलग से मेंटेन करते हैं, अलग अकाउंट में मेंटेन करते हैं, असेट में हम उसे चार्ज नहीं करते हैं। तो जितना भी डेप्रिसिएशन लगा होगा आज तक उस असेट पर, वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हुआ होगा। ठीक है, उस बोलते हैं उसकी कॉस्टिंग 50,000 है और उस पर आज तक जो भी डेप्रिसिएशन लगा वो 15,000 था, और उस असेट को हमने 32,000 में सेल कर दिया। तो बच्चों इसके लिए हम अलग से मशीनरी अकाउंट बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हम बना लेंगे।
यदि कोई असेट बेची गई है, खरीदी गई है, उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आपको बच्चों आंख बंद करके वर्किंग नोट में मशीन अकाउंट बना लेना है, उस असेट का अकाउंट बना लेना है और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना लेना है यदि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया या उसके बारे में डिटेल दी हुई है। यदि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कोई बैलेंस नहीं है, उसके बारे में कोई डिटेल नहीं है, नोट नंबर 4 में भी कोई इन्फॉर्मेशन जैसे यहाँ पर दी हुई है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस के बारे में, उस तरह से कोई बैलेंस नहीं दिया है, तो बच्चों इसका मतलब क्लियर कट है कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वो असेट अकाउंट को कॉस्ट पर नहीं बुक वैल्यू पर बनाता है। कहने का मतलब ये है कि वो डेप्रिसिएशन असेट अकाउंट से ही चार्ज करता है। ठीक है, इस रिलेटेड कॉन्सेप्ट के अलग से एग्जांपल जरूर देख लेंगे, पर यहाँ पर इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया हुआ है ना बच्चों, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट आपको बनाना है, ये मानकर चलना कि जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से चार्ज किया जा रहा है, असेट अकाउंट से चार्ज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, असेट अकाउंट अलग से बनेगा, कॉस्ट पर बनेगा, WDV पर नहीं बनेगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बनेगा असेट का अकाउंट। ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि डेप्रिसिएशन उससे चार्ज नहीं किया जा रहा है। 10 साल पहले भी यदि वो असेट खरीदी थी, उसी कॉस्ट पर वो आज बुक्स में दिख रही है, क्योंकि डेप्रिसिएशन उसमें चार्ज नहीं किया गया। डेप्रिसिएशन अलग से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में चार्ज किया जाता है। ऐसा इसलिए करती है कंपनी ताकि उसकी असेट की कॉस्ट कम दिखाई ना दे, असेट की वैल्यू कम दिखाई ना दे, उसकी नेटवर्थ कम ना दिखाई दे, इन्वेस्टर्स पर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट जाए। ठीक है, ऐसा इसलिए करती है कंपनी बच्चों। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, मशीन अकाउंट भी बनाना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी अकाउंट बनाना है। उससे कुछ इंफॉर्मेशन जरूर हमें फाइंड आउट होगी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो रिलेटेड एक्टिविटीज की। तो बच्चों नेक्स्ट पेज पे हम बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, कैसे बनाना है सर? सिंपल है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कैसे बनाना है, सिंपली आप मेरे साथ ये वर्किंग नोट बना लीजिए। अभी हमें प्लांट एंड मशीनरी के बैलेंस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस लिख देना है। ये देखिए क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 13 लेके बच्चों प्रीवियस ईयर का 16 का, एंड क्लोजिंग बैलेंस 14,90,000 है। इसको पुट कर देते हैं बच्चों हम। ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख देंगे, टू बैलेंस फटाफट से लिख दीजिए आप। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन 13 लाख। आप रुपीज़ इन लाख भी लिख सकते हैं, रुपीज़ इन 1000 भी ऊपर लिख सकते हैं, तो ज़्यादा जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर लिख दीजिए बाय बैलेंस। ठीक है, बैलेंस मैं जानता हूँ कि आप जानते हैं ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखा जाता है, क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखा जाता है बच्चों, 14,90,000। ओके, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है बच्चों, ये प्रोविज़न है एक तरह का, इसलिए प्रोविजंस के सभी बैलेंस क्रेडिट होते हैं, तो इसका भी ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा। इसका ओपनिंग बैलेंस आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 1 लाख है, और क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस CD जो है बच्चों 1,50,000। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ड्यूरिंग द ईयर 16-17, मतलब इस साल की बात है, एक मशीन है जिसकी कॉस्टिंग 50,000 है। अब कॉस्टिंग मतलब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट तो कॉस्ट पर ही बनता है, जो 13 लाख है वो भी कॉस्ट ही है ओपनिंग वैल्यू। ठीक है, ये 13 लाख जो है वो कॉस्ट ही है ना, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कॉस्ट पर ही बनाया हुआ है। तो 50,000 की कॉस्टिंग की बात कर रहा है, जिस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000 लग चुका है। ठीक है, यानी 50,000 कॉस्ट इसमें शामिल है, और लगा हुआ डेप्रिसिएशन 15,000 जो आज तक लगा है वो 1 लाख में शामिल है। उसे आपने बेच दिया 32,000 पर। तो एक्चुअल में बच्चों हमें करना क्या है, हमें करना है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ असेट। उसे कैसे करते हैं देख लेते हैं कैलकुलेशन। देखिए बच्चों, जब भी आप असेट को बेच रहे हैं तो उस दिन सेल करने से प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये फाइंड आउट करना जरूरी है। तो वर्किंग नोट एक मेरे साथ बनाइए 3, कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ असेट्स सोल्ड। ऐसा इसलिए बच्चों, आपने 11th में डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पढ़ी होगी। हम जानते हैं कि सर प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने के लिए सर सेल्स वैल्यू में से बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल लेस की जानी जरूरी है।
तो सर बुक वैल्यू ऑफ द एसेट सोल्ड ऑन द डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ सेल वो फाइंड आउट करना जरूरी है सर। तो हम जानते हैं जो असेट बेची गई है उसकी कॉस्ट कितनी है 50,000, उस पर बच्चों एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब आज तक कितना डेप्रिसिएशन लगा 15,000। तो बच्चों उसकी बुक वैल्यू यानी कि WDV कितनी हुई 35,000, सिंपल, ठीक है। अब बच्चों वर्किंग नोट नंबर 4 में कैलकुलेट कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन द डेट ऑफ सेल। ये दोनों वर्किंग नोट आप बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, बट बनाते हैं तो और क्लियरिटी आएगी आपको, ठीक है। आप इन दोनों अकाउंट्स में भी शो कर सकते हैं, पर मैं समझाने के लिए दोनों वर्किंग नोट अलग से बना रहा हूं आपको। देखिए बच्चों, जिस दिन असेट बेची जा रही है उस दिन प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ऑन द डेट ऑफ सेल, ये फाइंड आउट करना जरूरी है। प्रॉफिट और लॉस पता कैसे चलता है, सेल्स वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल में से बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल लेस करना होता है। तो सेल्स वैल्यू दे रखी बच्चों 32,000 है उसकी ऑन द डेट ऑफ सेल, बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल अभी कैलकुलेट कर लिया हमने 35,000। तो बच्चों एक बात बताइए क्या हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, ठीक है, क्योंकि 35,000 की असेट बची थी 32,000 में बेच दिया सर, तो 3,000 का क्या हो गया, हमें नुकसान हो गया। तो बच्चों इसकी यदि मैं एंट्री करूं तो किस तरह से होगी जनरल एंट्री, एक बार देखना। देखिए बच्चों, हर चीज़ समझाकर करने की आदत है मेरी, मैं रटा नहीं सकता आपको। जनरल एंट्री क्या होगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। पैसा आया है सर, कितना आया है 32,000 आपके बुक्स ऑफ आपका पैसा आया है, ठीक है। अच्छा, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट वो कितना हुआ है सर 3,000 हुआ है। तो लॉसेस आर डेबिटेड, बैंक में पैसा आया है तो क्रेडिटेड। असेट जा रही है तो क्रेडिट होगा, असेट कितने की बची थी उतने से ही जाएगी। सर असेट बची थी 35,000 की, तो सर बिजनेस में असेट आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 35,000। तो बच्चों एक बात सुनिए, प्लांट एंड मशीनरी आपने बुक वैल्यू से क्रेडिट किया है कि बुक वैल्यू से क्रेडिट किया है कि कॉस्ट से, सर बुक वैल्यू से क्रेडिट किया है सर हमने। पर एक बात बताइए, इसकी पोस्टिंग हम प्लांट अकाउंट में करेंगे तो सर उसकी बुक वैल्यू की पोस्टिंग हम नहीं कर सकते क्योंकि ये तो कॉस्ट पर मेंटेन है। तो बच्चों आपको करना क्या पड़ेगा, एक बात ध्यान से सुनिए, जो असेट आप बेच रहे हैं ना, जो असेट आप बेच रहे हैं उस पर डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में इकट्ठा हुआ पड़ा हुआ है। ये 1 लाख में से 15,000 का डेप्रिसिएशन उस असेट पर लगा डेप्रिसिएशन है जो आप बेच रहे हैं। यदि वो पार्ट ऑफ असेट जिसे आप बेच रहे हैं उसके प्लांट अकाउंट को आप WDV पर दिखाएं तो फिर सेल की एंट्री इस अकाउंट में की जा सकती है। ध्यान से समझिएगा, 1 लाख में 15,000 का डेप्रिसिएशन उस असेट के रेस्पेक्ट में है जो आप बेच रहे हैं। यदि आप उसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से प्लांट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ध्यान से सुनिए बच्चों, प्लांट अकाउंट में असेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे तो वो पार्ट ऑफ असेट 50,000 की कॉस्ट का वो पार्ट ऑफ असेट जो आप बेच रहे हैं वो उस रेस्पेक्ट में प्लांट अकाउंट बुक वैल्यू यानी WDV पर आ जाएगा। यदि डेप्रिसिएशन यहां से सर प्लांट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा बच्चों, तो प्लांट अकाउंट उस पार्ट ऑफ असेट के रेस्पेक्ट में जिसे आप बेचने जा रहे हैं वो कॉस्ट की बजाय बुक वैल्यू पर आ जाएगा। तो बच्चों एक बात ध्यान से सुनिए, जो 13 लाख है ना, इसमें 12,50,000 तो दूसरी असेट की कॉस्ट है और सर 50,000 वो असेट की कॉस्ट है जिसे आप बेचने जा रहे हैं। ध्यान से समझिए, और ये कॉस्ट पर अपियर हो रहा है। यदि आप 15,000 डेप्रिसिएशन जो उस असेट पर लगा उसे क्रेडिट कर दें और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से ट्रांसफर कर दें, मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन लगा होगा तो एंट्री हुई होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये एंट्री हुई होगी बच्चों, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ध्यान से समझना, टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये एंट्री हुई होगी, है ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन को हमने असेट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया होगा, डेप्रिसिएशन को हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा। असेट अकाउंट में ट्रांसफर करते तब जब उसे बुक वैल्यू पर मेंटेन करते और असेट अकाउंट को क्रेडिट करते। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है
क्यों? क्योंकि हम असेट अकाउंट को कॉस्ट पर मेंटेन कर रहे हैं और सभी डेप्रिसिएशन हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते जा रहे हैं। तो बच्चों ये जो 15,000 का डेप्रिसिएशन इस असेट पर लगा होगा वो कहां पर पड़ा होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को आपने क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड में ही पड़ा होगा। इसका मतलब बच्चों ये 1 लाख में 15,000 का 85,000 का डेप्रिसिएशन तो उस 12,50,000 की असेट के रेस्पेक्ट में है और 15,000 का डेप्रिसिएशन बच्चों इस असेट के रेस्पेक्ट में है जिसे आप बेचने जा रहे हैं। तो बच्चों यहां से यदि आप मशीन अकाउंट में रेस्पेक्टिव असेट जिसे आप बेचने जा रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर दें तो वो असेट जिसे 50,000 की वो असेट जिसे आप बेचने जा रहे हैं वो बुक वैल्यू पर आ जाएगी। 15,000 माइनस 50,000 माइनस 15,000 यानी कि 35,000 पर ये प्लांट अकाउंट बुक वैल्यू पर शो हो जाएगा, यानी कि 35,000 से नेट डेबिट बैलेंस बच जाएगा उस असेट का जिसे आप बेचने जा रहे हैं। रिवीजन करके इसको 2-3 बार 4 बार जरूर सुनना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें बच्चे गलतियां करते हैं। तो बच्चों ट्रांसफर करेंगे कैसे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट तो क्रेडिट पड़ा है तो इसको कर देंगे डेबिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 15,000 और बच्चों प्लांट अकाउंट में ट्रांसफर करना है क्योंकि प्लांट अकाउंट को हमें WDV पर दिखाना है, वो कॉस्ट पर मेंटेन है। क्यों दिखा रहे हैं सर? केवल उस असेट के लिए जिसे आप बेचने जा रहे हैं, कि जिसे आप सेल करने जा रहे हैं, उस असेट के लिए ही प्लांट अकाउंट को WDV पर दिखाया जाएगा। इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि जब तक WDV पर उस असेट की वैल्यू शो नहीं होगी, बुक वैल्यू पर शो नहीं होगा वो असेट अकाउंट, उस पार्ट ऑफ असेट के लिए जिसे आप बेचने जा रहे हैं, उस पार्ट ऑफ असेट के लिए, यानी कि 12,50,000 नहीं 50,000 के लिए, ठीक है, बुक वैल्यू पर दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रॉफिट और लॉस ऑन द डेट ऑफ सेल फाइंड आउट करना जरूरी है। और प्रॉफिट और लॉस ऑन द डेट ऑफ सेल कैसे फाइंड आउट होगा? सेल्स वैल्यू माइनस बुक वैल्यू से। तो भैया बुक वैल्यू पर जब तक अकाउंट शो नहीं होगा तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि सर वो असेट जो हम बेचने जा रहे हैं वो बुक वैल्यू पर है और उसकी एंट्री हम पास नहीं कर सकते, सेल की एंट्री हम पास नहीं कर सकते। तो सिंपली हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 15,000 ये ट्रांसफर कर देना होगा, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, इसलिए पोस्टिंग किधर की जाएगी सर? डेबिट साइड में, ठीक है। और बच्चों लेजर का रूल है, अपोजिट अकाउंट का नाम लिख दीजिए, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ पर टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है, 15,000। तो बच्चों इस 1 लाख में से ये 15,000 का डेप्रिसिएशन हमने प्लांट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। प्लांट अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है बच्चों, क्रेडिट किया है। तो प्लांट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम जाएंगे, क्रेडिट साइड में हम जाएंगे, पोस्टिंग कर देंगे अपोजिट लेजर का नाम लिखकर बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो बच्चों मेरी नज़र से आप देखो कि ये प्लांट अकाउंट उस असेट के पार्ट के रेस्पेक्ट में जो आप बेच रहे हो वो WDV पर आ चुका है। कॉस्ट 50,000 थी, 15,000 का डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो वो असेट जिसे आप बेचने जा रहे हो वो 50 माइनस 15 35,000 की बुक वैल्यू पर आ चुकी है और हमें यही चाहिए 35,000 की बुक वैल्यू, क्योंकि अब हम सेल में से बुक वैल्यू लेस कर लॉस की एंट्री कर सकते हैं। मतलब कि अब बच्चों हम ये वाली एंट्री कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आपको बार बार रिवाइज करना होगा, 2-3 बार रिकैप जरूर कर लेना बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब प्लांट जो असेट आप बेच रहे हो उसकी प्लांट की वैल्यू बुक वैल्यू पर आ चुकी, क्या? हाँ सर 35,000 पर आ चुकी। तो बच्चों बुक वैल्यू पर उसका क्या है बैलेंस? नेट डेबिट बैलेंस है, 50,000 डेबिट 15,000 क्रेडिट, यानी कि नेट डेबिट बैलेंस कितना हो गया? 35,000। तो सर अब आप सेल करोगे तो उसको क्रेडिट कर दोगे जितने से वो डेबिट बचा है। 35,000 से डेबिट था, 35,000 से क्रेडिट कर सेल कर दिया। बैंक में पैसा आया 32,000, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट हो गया 3,000। तो प्लांट अकाउंट को क्रेडिट किया है सेल के समय, तो अब इसकी पोस्टिंग प्लांट अकाउंट में की जा सकती है। प्लांट अकाउंट को क्रेडिट किया इसलिए पोस्टिंग क्रेडिट साइड में होगी। दोनों अपोजिट लेजर के नाम क्रेडिट साइड में लिख दिए जाएंगे, यानी कि बाय बैंक अकाउंट, बाय लॉस ऑन सेल अकाउंट। प्लांट को क्रेडिट किया इसलिए क्रेडिट साइड में पोस्टिंग, दोनों अपोजिट लेजर्स के नाम बाय बैंक अकाउंट बच्चों 32,000 और बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, यानी कि लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल्स अकाउंट 3,000। तो बच्चों अब हमने ये अकाउंट की पोस्टिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी क्लोजिंग कर देंगे। सबसे पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। 1,50,000 और 15,000 कितना हो गया बच्चों? 1,65,000, ठीक है। इधर भी 1,65,000, ठीक है बच्चों।
अब बैलेंसिंग फिगर से कितना आ रहा है 65,000। ये वो अमाउंट है जो डेप्रिसिएशन आपने साल के दौरान चार्ज किया। क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है, तो हमने जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा वो इस एंट्री के थ्रू किया होगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 15,000 तो उस पर है जो असेट आप बेच रहे हो, पर अदर पार्ट ऑफ असेट पर भी तो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया होगा। 12,50,000 पे भी तो चार्ज किया होगा। तो साल के दौरान आपने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में चार्ज किया होगा। तो एंट्री क्या की होगी सर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। और वो बैलेंसिंग फिगर से कितना आएगा 65,000। तो सर साल के दौरान डेप्रिसिएशन टोटल लगा कितना 65,000। इसकी पोस्टिंग हम यहाँ कर देंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया है तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड में होगी। अपोजिट लेजर का नाम लिख दिया जाएगा डेप्रिसिएशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों अकाउंट, ठीक है। अब एक बात गौर कीजिएगा, डेप्रिसिएशन P&L में भी चार्ज होता है। पहली एंट्री तो आपने ये की होगी डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और दूसरी क्या की होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिटेड 65,000 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ऐसा क्यों किया होगा सर, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर में डेप्रिसिएशन को P&L अकाउंट से राइट ऑफ किया जाता है। तो बच्चों ये नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, सॉरी ये ऑपरेटिंग तो है बट नॉन कैश आइटम है। ये आपके प्रॉफिट को कम कर रहा है, इसीलिए इस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को हम ऐड बैक कर देंगे। तो बच्चों ये याद रखना, आप यहाँ पर प्लस का साइन लगा सकते हो पेंसिल से, इसे हम नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं और डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐडलेस हम साथ में ही करेंगे बच्चों। डेप्रिसिएशन कितना है 65,000, ठीक है, ये ऐड करना है हमें। अब क्लोज कर लेते हैं हम प्लांट अकाउंट। उससे पहले एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट भी P&L में डेबिट पड़ा हुआ है, ठीक है। P&L में डेबिट पड़ा हुआ है कहाँ पर सर, एक बार वापस से बताइए। इधर आओ बच्चों, इधर आओ फटाफट, इधर आओ। यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी पड़ा है 65,000, ठीक है P&L में, और यहाँ पर लॉस ऑन सेल भी है, ठीक है 3,000। तो बच्चों ये दोनों नॉन कैश हैं, ये दोनों नॉन कैश हैं, इसलिए 1,20,000 के प्रॉफिट को क्या कर दे रहे हैं कम, तो हम वापस बढ़ाने के लिए इन्हें जोड़ देंगे। तो बच्चों यहाँ पर मैं जोड़ रहा हूँ वापस से एक और आइटम, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट 3,000 मैंने ये जोड़ दिया सर, ठीक है। तो ये दोनों एडजस्टमेंट हमने साथ में कर लिए। साइमल्टेनियसली एंट्रीज करते चले जाना है बच्चों, पोस्टिंग करते चला जाना है जैसे जैसे अकाउंट प्रिपेयर होते जाएं, ताकि हम लेट ना हो पाएँ, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमें प्लांट अकाउंट को क्लोज करना है, इसकी टोटलिंग कर लेते हैं। टोटलिंग हमने कर ली है, देखिए फटाफट 15,40,000 क्रेडिट आ रहा है टोटल, इसको भी यहाँ पर डेबिट साइड में सेम लिख दिया क्योंकि यहाँ का कम है बैलेंस। 15,40,000 में से लेस करेंगे तो 2,40,000 बच्चों, 2,40,000 टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर से पता चला है कि ये प्लांट आपने परचेस किया है ड्यूरिंग द ईयर। प्लांट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट मतलब ये प्लांट, ये असेट आपने परचेस की है ड्यूरिंग द, ये बैलेंसिंग फिगर से आपको पता चला है। बैलेंसिंग फिगर से क्या क्या पता लग सकता है सर, क्रेडिट आइटम हो तो सर बाय बैंक पता चल सकता है कितनी असेट सेल की थी आपने, ठीक है, या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट पता चल सकता है अमाउंट आपको कि सर वो असेट जो आप बेचने जा रहे हैं उसका पार्ट ऑफ असेट पर लगने वाला डेप्रिसिएशन था कितना जो आपने ट्रांसफ़र किया था, ठीक है, या फिर डेबिट आइटम में ये पता चल सकता है बैलेंसिंग फिगर से 2,40,000। तो बच्चों ध्यान दीजिए एक बार, दो एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। ये इन्वेस्टिंग आउटफ्लो है बच्चों, ये IO आप यहाँ लिख दीजिए, डिनोट कर दीजिए इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब आप करेंगे तो इन्वेस्टिंग आउटफ्लो ये डिनोट हो जाएगा। और बच्चों ये इन्वेस्टिंग इनफ्लो है ना, असेट बेचने से पैसा आया इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जोड़ देंगे और इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से माइनस कर देंगे। ये इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज है, इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के समय हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन को इसी तरह से रीड करना है। नोट नंबर 1 कंप्लीट हुआ हमारा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमने A कवर कर लिया है, B अभी बाकी है। आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स 9% डिबेंचर्स। बच्चों लास्ट ईयर में 9% डिबेंचर्स थे 2,40,000 के, अभी 9% डिबेंचर टोटल हो गए 3,20,000 के। मतलब डिफरेंस ये है कि 80,000 के डिबेंचर्स और इशू कर चुके हैं। और ये 80,000 के डिबेंचर आपने कब इशू किए? एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आके देखिए 9% डिबेंचर्स इशू किए गए हैं 1 अप्रैल 2016 को। कहने का मतलब 1 अप्रैल 2016 को आपने इशू किए हैं, तो 1 अप्रैल 16 से लेकर 31 मार्च 2017 पूरे साल ये 80,000 के डिबेंचर्स बिजनेस में
रहे हैं। तो बच्चों ये जो एडिशनल डिबेंचर आपने इशू किए हैं, पूरे 12 मंथ का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा इस पर। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं, हम देख लेते हैं वर्किंग नोट बनाकर। तो बच्चों वर्किंग नोट नंबर 5 है मेरा ये, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ये कैलकुलेट करना भी आपको जरूरी है क्योंकि इंटरेस्ट भी P&L में चार्ज किया जाता है और एक नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इसलिए उस एक्सपेंस को ऐड करना होगा हमें। तो बच्चों जो ओपनिंग बैलेंस था डिबेंचर्स का, वो था बच्चों क्वेश्चन में आप देखिए, ओपनिंग बैलेंस जो था वो 2,40,000 था। तो 2,40,000 तो पूरे साल भर रहा सर, तो 2,40,000 पर पूरे साल भर का इंटरेस्ट लगेगा 9% से। और जो एडिशनल इशू किए गए 80,000 के, एडिशनल जो इशू किए 80,000 के, उस पर भी पूरे साल भर का डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट लगेगा। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि 3,20,000 के डिबेंचर्स सर 1 अप्रैल 2016 को ही हो चुके थे। इसका मतलब यह है क्योंकि 2,40,000 2,40,000 भी 1 अप्रैल 2016 को थे और 80,000 भी 1 अप्रैल 2016 को इशू किए। तो 3,20,000 1 अप्रैल 2016 को ही हो चुके थे। इसका मतलब यह है कि 3,20,000 ओपनिंग प्लस इशू जो ड्यूरिंग द ईयर किए हैं, यानी कि पूरा 3,20,000 जो है वो सर पूरे साल भर रहा, तो उस पर इंटरेस्ट भी पूरे साल भर का लग जाएगा सर। 3,20,000 इंटू 9%, 9/100 इंटू 12/12, सिंपल सा है, कैलकुलेशन 9% कर लीजिए। तो कैलकुलेट कर इंटरेस्ट आएगा बच्चों 28,800। इसका मतलब सर ये भी P&L में चार्ज हुआ होगा, यानी कि हमने जो समझा था क्वेश्चन में, यहाँ कहीं पर इसको भी डेबिट किया होगा। और सर ये भी ऑपरेटिंग नहीं है, इसलिए इस एक्सपेंस को भी हमें ऐड करना होगा नेट प्रॉफिट के अंदर। तो ये रहा हमारा नेट प्रॉफिट और इसमें हम कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है। 28,800 यही था बच्चों, 28,800 का इंटरेस्ट हमने जोड़ दिया इसमें। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 1 और 2 दोनों कवर हो चुकी है, उस पर टिक मार लीजिए आप ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। नोट नंबर 4 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी पूरी कवर कर चुके हैं, 5 अभी बचा है। फिर इसके बाद नोट नंबर 1 पूरा कवर हो चुका है, नोट नंबर 2 और 3 और 5 बढ़ा है। अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए बैलेंस शीट पर आ जाइए। बैलेंस शीट क्या कह रही है, हमने कहाँ तक चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर लिया है, डिबेंचर तक इनकॉर्पोरेट कर लिया है। अब करंट लाइबिलिटीज़ आइए, तो ये तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद करंट असेट्स में फिक्स असेट्स का टेंजिबल असेट नोट नंबर 4 हम देख चुके हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नोट नंबर 5 है बच्चों। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, पर हमें देखने से पता चलता है कि ओपनिंग इन्वेस्टमेंट 1,60,000 थे और क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट 2,40,000 थे, मतलब 80,000 के इन्वेस्टमेंट आपने और करे हैं। नोट नंबर 5 में आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। हमने इन्वेस्टमेंट किए थे XYZ लिमिटेड में, ये ओपनिंग इन्वेस्टमेंट थे 160, क्लोजिंग हो गए 2,40,000, मतलब हमने 80,000 के और इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो इन इन्वेस्टमेंट पर हमें इंटरेस्ट कितना मिला उसकी कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? नहीं है सर। यदि इन्फॉर्मेशन होगी तो ही उसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मानेंगे, P&L में उसको क्रेडिट किया होगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, लेस कर देंगे, पर यहाँ नहीं दी हुई इन्फॉर्मेशन, इसलिए बच्चों कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इन इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट और डिविडेंड के बारे में कोई भी सूचना हमें नहीं मिलती है। सिंपली हम देख लेंगे कि सर 80,000 के इन्वेस्टमेंट और किए हैं तो पैसा गया है, 80,000 का यहाँ पर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो। इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम कवर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग 3 ही आइटम है, इन तीनों को जोड़कर आउटर कॉलम में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जोड़ देते हैं, तब हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसमें वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट कर देंगे। तो बच्चों ये सिंपली हमने तीनों को ऐड कर दिया, जो हमारा कॉलम था उसमें हमने ऐड कर दिया और ये आ गया 2,16,800। इसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। प्रेजेंटेशन सीख लीजिए बच्चों। अब क्या करना है, इसमें WC में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करने हैं, एडजस्टमेंट्स। और वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट हम सीख चुके हैं। करंट असेट यदि बढ़ रही है, ठीक है, करंट असेट यदि बढ़ रही है तो लेस कर देंगे,
करंट असेट यदि कम हो रही है तो ऐड कर देंगे, करंट लायबिलिटी यदि बढ़ रही है तो ऐड कर देंगे, करंट लायबिलिटी यदि कम हो रही है तो लेस कर देंगे। यानी कि करंट लायबिलिटी जिस वे में जा रही है, बढ़ रही है तो बढ़ा देंगे, कम हो रही है तो कम कर देंगे। बट करंट असेट्स में अपोजिट डायरेक्शन में चलना है, बढ़ रही है लास्ट ईयर की तुलना में तो लेस कर देंगे और कम हो रही है तो ऐड कर देंगे। उसका रीज़न सर क्लास नंबर 2 रेफ़र कीजिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट की, बहुत 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 ज़रूरी है आपके लिए। तो वर्किंग कैपिटल पर आ जाइए बच्चों। ट्रेड पेबल्स नोट नंबर 2 में देख लेते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दे रखा है, तो बच्चों दोनों ही करंट लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स 20,000 से बढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना है, क्रेडिटर्स यानी लायबिलिटी बढ़ रही है तो ऐड कर देंगे, ठीक है, कर देते हैं। ये हमने क्रेडिटर्स को ऐड कर दिया है। आगे देखते हैं सर, इसके बाद बिल्स पेबल 1,20,000 थे, 40,000 रह गए, मतलब डिक्रीज हो गए सर। लास्ट ईयर 1,20,000 थे, अभी 40,000 हो गए, 80,000 से कम हो गए। तो सर हम लेस कर देंगे 80,000 को, ठीक है। उसी डायरेक्शन में चलते हैं, लायबिलिटी यदि कम होती है तो कम करते हैं, बढ़ती है तो ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ट्रेड पेबल्स यानी कि बिल्स पेबल कम हो रहे हैं 80,000 से तो कम कर देंगे हम। अब बच्चों सिंपली आप ऐड को अलग कर दिखा सकते हैं, लेस को फिर बाद में लेस कर दिखा सकते हैं, साथ में भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ब्रैकेट बना दीजिएगा, जिसको लेस करना है, जिसे ऐड करना है उसे पॉजिटिव साइन के साथ रखिएगा। तो ये तो हो गया हमारा करंट ट्रेड पेबल्स के बारे में। नोट नंबर 3 करंट लायबिलिटीज़ के बारे में है। नोट नंबर 3 देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखा है करंट लायबिलिटीज़ में, 1,60,000 था, अब 1,80,000 हो गया है, यानी कि 20,000 से बढ़ गया है तो बढ़ देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे हम। ये आउटस्टैंडिंग रेंट को हमने ऐड कर दिया है। अब हम चल रहे हैं करंट असेट्स पर। करंट असेट्स में आ जाते हैं सर। सबसे पहले इन्वेंट्रीज़। इन्वेंट्रीज़ देखिए 1,60,000 थी, 1,20,000 हो गई, मतलब इन्वेंट्रीज़ 40,000 से कम हो गई है तो हमें ऐड करना होगा 40,000। ये हमने बच्चों इन्वेंट्री ऐड कर दी है, ठीक है, देख लीजिए आप। इसके बाद आ जाइए, नोट नंबर 2 हो गया है, नोट नंबर 3 हो गया है, 4 हो गया है, 5 हो गया है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल हम आगे बढ़ रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल पर आइए। ट्रेड रिसीवेबल 1,60,000 था, 1,60,000 है, कोई चेंजेस नहीं है, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। इसके बाद बच्चों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो अलग से ही ट्रीट किया जाता है। बच्चों एक बात ध्यान रखना, मार्केटेबल सिक्योरिटी भी करंट असेट होती है बट उसे हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेते हैं। दूसरा करंट इन्वेस्टमेंट भी करंट असेट होती है बट उसे हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेते हैं। बैंक बैलेंस भी करंट असेट है बट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेंगे। कैश बैलेंस भी कैश करंट असेट है, उसे भी हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेंगे। मार्केटेबल सिक्योरिटी, करंट इन्वेस्टमेंट्स या फिर उसको बोल दो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, या फिर ठीक है बैंक बैलेंस एंड कैश बैलेंस, ये 4-5 चीज़ें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगी, ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। उसे करंट असेट में मत ट्रीट कीजिएगा, उसे अलग से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बैलेंस में ट्रीट कीजिएगा। अब बच्चों इनका नेट कर देना हमें, जो भी लेस है ब्रैकेट में है, जो भी पॉजिटिव साइन है उनको हमने पॉजिटिव दिखाया है, इनका नेट बैलेंस आएगा नील, ठीक है। आप देख लीजिए 20,000 पॉजिटिवली आप जोड़ लीजिए, 80,000 माइनस 80,000 नील हो जाएगा। तो बच्चों 2,16,000 ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा, 2,16,800, 2,16,800, इसको आप बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वैसे तो इसे बोला जाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें से इनकम टैक्स पेड लेस होता है, क्योंकि क्वेश्चन में इनकम टैक्स पेड नहीं दिया हुआ है, उसके लिए अलग से इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल 2-3 हम कर लेंगे बच्चों अगले पार्ट में। इस पार्ट में इस सवाल को आप बहुत अच्छे से कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इनकम टैक्स पेड है ही नहीं तो लेस ही नहीं कर पाएंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स भी नहीं है, इसलिए इनकम टैक्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही टैक्स पेड है ना ही प्रोविजन फॉर टैक्स है। तो बच्चों टैक्स पेड करने से पहले वाला अमाउंट कहा जाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन है। इनकम टैक्स पेड होता तो लेस कर देते। फिर आता कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो बच्चों यहाँ पर इनकम टैक्स पेड नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे हम नेट कैश फ्लो कैश। अब बच्चों ये पॉजिटिव है तो फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यदि नेगेटिव होता तो यूज्ड कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहा जाता। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब इसको आउटर कॉलम में लिख देंगे 2,16,800, ठीक है, आउटर कॉलम में लिख देंगे। अब हम चलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पर। तो बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हमने नोट
नंबर वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया था, देखिए यहाँ पर ये इन्वेस्टिंग इनफ्लो था, यानी कि प्लांट को बेचने से जो पैसा आया था 32,000, इसको हम प्लस में लिख देते हैं सेल ऑफ प्लांट, सेल ऑफ प्लांट या फिर प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ प्लांट 32,000 पॉजिटिव। अब देखिए प्लांट को हमने सेल भी किया था, परचेज भी किया था, तो परचेज से तो पैसा जाएगा 2,40,000, तो यहाँ लिख देते हैं परचेज, परचेज ऑफ प्लांट 2,40,000 को हम ब्रैकेट में दिखा देंगे बच्चों। इसके बाद आप देख सकते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 और 2 के सभी एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, डेप्रिसिएशन को भी हम एडजस्ट कर चुके हैं, ठीक है, इसका एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, यहाँ पर कैश इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम प्लांट परचेज और सेल हो चुका है ना, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट का भी एडजस्टमेंट नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में हो चुका है। तो इस तरह से आपको चेक करते हुए चलना है कि सारे इनकॉर्पोरेट जो भी करने थे हमें एंट्रीज को इनकॉर्पोरेट कर लिया है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों क्वेश्चन को पढ़ते समय ही हमने नोट कर लिया था नोट नंबर 5 जो हमारे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थे, वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स को हमने परचेज़ किया था, ठीक है, डिफरेंस था, कोई इंटरेस्ट नहीं था उस पर, तो इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो ये नोट कर लिए जी, क्वेश्चन पढ़ते समय ही आपको नोट कर लेना है। तो इसे हम लिख लेते हैं परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन XYZ लिमिटेड 80,000, ये भी कैश आउटफ्लो हुआ बच्चों। तो ये 3 एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी, इनका नेट आउटर कॉलम में लिख देते हैं। अब बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है 2,88,000, तो हम क्या लिखेंगे, नेट कैश यूज्ड। यदि ये पॉजिटिव होता तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता, ये नेगेटिव है इसलिए नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिख देंगे। इसके बाद हम चलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ पर। देखिए बच्चों यहाँ पर इक्विटी शेयर में तो कोई चेंजेस नहीं है, पर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में 9% डिबेंचर जो इशू किए हैं 1 अप्रैल को, जो 80,000 के इशू हुए थे, ये इशू से आपको कैश इनफ्लो जनरेट हो रहा है। इशू ऑफ डिबेंचर कैश इनफ्लो जनरेट करता है, तो हमने लिख दिया इशू ऑफ डिबेंचर 80,000। अब बच्चों इस पर इंटरेस्ट भी बना था, वो भी फाइनेंशियल आउटफ्लो ही कहलाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। रेफर जरूर कर लीजिएगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 को। तो इंटरेस्ट बना था 28,800 का, तो उसको लेस कर दिया जाएगा। इसको यदि हम नेट करते हैं तो 51,200 आता है, ये पॉजिटिव साइन है, आउटर कॉलम में लिख दिया जाएगा। कैश नेट, कैश फ्लो बोला जाएगा इसको, कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तीनों को नेट कर लेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। देखते हैं कितना नेट बैलेंस आता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग था 2,16,800 पॉजिटिव, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग था 2,88,000, और सर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग है 51,200। नेट आता है, यहाँ आ जाएगा 20,000 नेट माइनस में आएगा, इसे बोला जाएगा नेट कैश यूज्ड, नेट कैश यूज्ड। बच्चों यदि ये नेगेटिव होता है तो उसको बोला जाता है नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यदि ये पॉजिटिव होगा तो उसको बोला जाएगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें क्या करना है, ऐड कर देना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को। तो बच्चों आ जाएगा आपके पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है देख लेते हैं। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है सर 80,000 का। यहाँ तो केवल कैश बैलेंस दे रखा है, मार्केटेबल सिक्योरिटी भी हो सकती है, करंट इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं। तो ये 80,000 को हम जोड़ देते हैं इसमें, ये देखिए 80,000 को हम जोड़ दिया, तो नेट आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माइनस का 60,000 पॉजिटिव, यानी कि प्लस का 60,000। तो इसको चेक कर लेते हैं, क्या क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 60,000 है? यस सर, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 60,000 है। तो इसका मतलब आपका सवाल बिल्कुल सही है दोस्तों।
तो यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और बहुत ही आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बाकी हैं उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।